नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। और आज जिक्र नए व्यापार रहे जुट, पुराने उद्योग रहे छोड़। उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में हुए इन्वेस्टर्स समिट के निवेश प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में लग गई है। और इसी कड़ी में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निवेश प्रस्ताव के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर 10 दिन के भीतर निर्णय लेने के लिए निर्देशित किया है। मुख्य सचिव ने राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी प्राप्त समिति की बैठक में ये निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक के दौरान कहा है कि सभी डीएम नए निवेश प्रस्तावों के दूसरे स्तर के अनुमोदन पर भी हर हाल में 30 दिन के भीतर निर्णय लें। उन्होंने ये भी कहा कि इस डेडलाइन को अल्टीमेटम समझा जाए। और इस दौरान मुख्य सचिव ने निवेशकों की शिकायतों का तत्काल निस्तारण न करने पर नाराजगी भी व्यक्त की। और पिछले साल सीएम धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री का दावा है कि इस समिट में करीब 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए थे। और जबकि 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग धरातल पर उतारी जा रही है। और वहीं एक तरफ जहां सरकार इस इन्वेस्टर्स समिट के जरिए राज्य में निजी निवेश को लाने की तैयारी में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ओएनजीसी के देहरादून स्थित मुख्यालय को शिफ्ट करने की चर्चाएं भी जोरों पर हैं। एक बार फिर से ये चर्चाएं शुरू हुई। दरअसल ओएनजीसी स्टाफ यूनियन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। पत्र के जरिए ओएनजीसी मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, वो देर सबेर मुख्यालय की भी पूरी तरह से शिफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार एक तरफ समिट का करा रही है, यानी कि, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नवरत्न जो कंपनी है उसे शिफ्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। ये चिंता की बात है। सवाल ये है कि उत्तराखंड के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली ओएनजीसी को क्या शिफ्ट करने की तैयारी है। आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड सरकार इन्वेस्टर समिट के निवेशकों का प्रस्ताव को धरातल पर उतारने की तैयारियों में लगी है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को निवेश प्रस्ताव के कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पर 10 दिन के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को नए निवेश प्रस्तावों को दूसरे स्तर के अनुमोदन पर भी हर हाल में 30 दिन के भीतर निर्णय लेने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले साल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। सरकार का दावा है कि इस समिट में 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए हैं, जबकि 44,000 करोड़ से ज्यादा की ग्राउंडिंग धरातल पर उतारी जा रही है। हालांकि विपक्ष सरकार के दावों को हवा हवाई बता रहा है, जबकि भाजपा इस समिट को राज्य के विकास में क्रांतिकारी बता रही है। जो इन्वेस्टर समिट हुआ है उसकी सफलता को ही तो आम जनता ने स्वीकार किया है और देश के कोने कोने में मैसेज गया है। आज हमारी जो अवस्थापनाएं हैं उन अवस्थापनाओं को देखते हुए हमको बाहर के लोगों से कहना पड़ रहा है कि आप अभी 4 धाम यात्रा में मत आइए, यहाँ जगह कम पड़ गई है। पहले जितने लोग आते थे उससे 2 गुना 3 गुना संख्या बढ़ चुकी है। ये कि विश्वास तो है। तो कांग्रेस ने तो सिर्फ देखो विपक्ष की भाषा बोलनी है, इस नाते वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। धरातल पर उनके आरोप में कोई दम कहीं से कहीं तक। इन्वेस्टर मीट को लेकर के राज्य सरकार ने बड़े बड़े सब्जबाग जो है राज्य की जनता को दिखाने का काम किया। 2018 की इन्वेस्टर मीट का भी जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था, तब भी जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन 2018 से लेकर अभी तक कोई भी जो है निवेश प्रस्ताव धरातल पर नहीं उतरे। और इस बार तो सरकार ने कहा था कि 40,000 करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग कर दी गई है। इतने दिनों बाद भी आप बताइए ना, कहाँ है वो 40,000 करोड़ रुपया? कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। केवल आप जो है झूठ और जुमले के सहारे पे है जनता को बरगलाना चाहते हैं। और दोनों इन्वेस्टर मीट में राज्य की जनता की जो है गाड़ी कमाई जो है लुटाने का काम किया गया।
सरकार के पास कोई सटीक नीति नहीं है। वहीं एक तरफ जहां इन्वेस्टर समिट पर सियासत गरमाई हुई है, तो वहीं दूसरी ओर ओएनजीसी के देहरादून स्थित मुख्यालय को शिफ्ट करने की चर्चाएं एक बार फिर शुरू हो गई हैं। दरअसल ओएनजीसी स्टाफ यूनियन के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र में लिखा है। पत्र के जरिए ओएनजीसी मुख्यालय से विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की कवायद पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूनियन को आशंका है कि जिस तरह से एक एक कर प्रमुख विभागों को नई दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, वहीं देर सवेर मुख्यालय की भी पूरी तरह शिफ्टिंग कर सकते हैं। वहीं विपक्ष ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी शुरू कर दी है। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में एक भी नवरत्न स्थापित नहीं किया है, लेकिन जो कांग्रेस शासनकाल में नवरत्न प्रदेश को स्थापित हुए हैं, उन्हें सरकार शिफ्ट करने की तैयारी में है। वहीं भाजपा का कहना है कि सरकार की कोशिश है कि ओएनजीसी मुख्यालय की शिफ्टिंग ना हो सके। नहीं, अभी तक ऐसी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विषय नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि वो स्वयं मंत्रिमंडल बनेगा तो बात करेंगे मंत्री से, और सरकार इस मामले में पूरी तरह सजग है। हम जनप्रतिनिधि भी सजग हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो पूरी कोशिश की जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्ता में आई है, तब से उसका मोडस ऑपरेंडी यही हो गया है। कितने शर्म की बात है, अपना कोई मील का पत्थर आप रखेंगे नहीं, अपनी कोई इबारत नहीं आप लिखेंगे नहीं, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में जितने संस्थानों को स्थापित किया गया, नवरत्न कंपनियों को स्थापित किया गया, उनकी शिफ्टिंग की आप सोच रहे हैं, कुछ के नए नामकरण करने की आप सोच रहे हैं। चौवटिया रानीखेत जो एप्पल गार्डन है उसको आप यहाँ लाने की सोच रहे हैं, देहरादून, सब कुछ आप देहरादून में लाने की सोच रहे हो, और जो देहरादून में है उसका स्थानांतरण आपको बाहर करना है। एक बार नहीं, 2 बार ये इन्वेस्टर समिट यहाँ पे हो चुकी है। पहली इन्वेस्टर समिट के बारे में तो जो इन्वेस्टर यहाँ आई हुई थे, यहाँ के हालातों को देख के उन्होंने बिल्कुल इन्वेस्ट करने से अपना बिल्कुल किनारे हो चुके थे। दूसरा इन्वेस्टर समिट हुआ, बड़ा बढ़ चढ़ के इसमें कंपनियाँ आई, बातचीत हुई, सरकार ने भी अपने वादे किए। लेकिन उत्तराखंड के अंतर्गत जो वर्तमान सरकार है, धामी सरकार है, ये केवल वादे करती है। राज्य के विकास की जो अवधारणा उसके मन में होनी चाहिए थी, वो अवधारणा नहीं है। 9 रत्न में से एक हमारी जो एक हिंदुस्तान की एक कंपनी है ओएनजीसी, जिसमें कि हमारे इस प्रदेश की आर्थिकी, हमारे देहरादून शहर की आर्थिकी टिकी हुई है, वो तक यहाँ से शिफ्ट करने की बात हो रही है। कुल मिलाकर एक तरफ जहां धामी सरकार इन्वेस्टर समिट के जरिए निवेशक प्रस्ताव को जल्द से जल्द धरातल पर उतारने की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश में ओएनजीसी के मुख्यालय की शिफ्टिंग की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सवाल यह है कि एक ओर जहां सरकार प्राइवेट इन्वेस्ट को बढ़ावा देने की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश और प्रदेश की आर्थिक में सबसे ज्यादा योगदान देने वाली नवरत्न ओएनजीसी की शिफ्टिंग की आशंका निश्चित ही चिंता बढ़ाने वाली है। देखना होगा कि क्या राज्य ओएनजीसी के मुख्यालय को बचाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो आज देवभूमि के दंगल में इसी बात को लेकर चर्चा कि ठीक है, जो एमओयू साइन हुए या 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग का जिक्र किया गया सत्ता पक्ष की तरफ से, क्या धरातल पर वो नजर आ रहा है? और अगर काम किया गया तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में बेरोजगारी दूर हो जानी चाहिए। और साथ ही अगर देखा जाए, एक तो बेरोजगारी दूर होगा क्योंकि नए अगर स्रोत होंगे तो जाहिर सी बात है नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी दूर होगी। और दूसरी अहम बात जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि भाई नए स्रोत भी बनाए जाने चाहिए, लेकिन पुरानी कंपनियों को शिफ्टिंग को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। तो इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। मंजू त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक रावत जी हैं, यूकेडी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी मेहमानों का स्वागत। शुरुआत कर लेते हैं मंजू त्रिपाठी जी से आज, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता अभी मौजूद नहीं है और विपक्ष के सवाल जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। मंजू त्रिपाठी जी, 3.5 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ, 44,000 करोड़ की जो ग्राउंडिंग है वो हुई है, ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। तो जमीनी हकीकत कुछ ग्राउंड में नजर आ रहा है क्या? ग्राउंडिंग रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? ग्राउंडिंग रिपोर्ट जी साबित तो कर रही है इनकी जुमलेबाजी और जनता का पैसा बर्बाद करना, ये सब तो शो कर रही है। महंगाई, बेरोजगारी
और जो है अग्निवीर जैसी योजना लाकर ये लोग क्या करना चाहते हैं? ये कुछ कर रहे हैं? अरे भाई, अगर राज्य में प्राइवेट संस्थान लाने के लिए उत्तराखंड के हृदय यानी ओएनजीसी को आप हटा देंगे और जो है आप जनता को गुमराह कर रहे हैं कि हम रोजगार के नए स्रोत ला रहे हैं। 2018 में और फिर 2024 में इन्वेस्टर समिट हुआ, उसका आप सब लोग जो है धरातल पर क्या हुआ, कैसे हुआ, देख ही रहे हैं। अरे भाई, इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। ये कहती कुछ है और करती कुछ है। बनाया हो तो ही होगा। आपके घर में अगर नया बच्चा पैदा होता है तो क्या आप उनके दादा दादी को मार देंगे? यही काम ये सरकार कर रही है कि आप लाए कुछ भी नहीं, लेकिन ओएनजीसी को शिफ्ट करने की बात, ये बात, अरे भाई, कोई नवरत्न कंपनी में से कुछ आपने स्थापित किया हो, समझ आता है कि आप कुछ कर लेकिन रहे हैं। अभी किया तो नहीं गया ना मंजू। आप जो है जनता और के लॉबी भारतीय का जनता काम कर रहे पार्टी हैं। इस बात को भी नहीं मान रही है कि भाई विपक्ष अगर ये सवाल उठा रहा है नवरत्न और ओएनजीसी को लेकर कि इसे भाई शिफ्ट किया जाएगा, इनके जो विभाग हैं, अनुभाग हैं, इनकी शिफ्टिंग दिल्ली में की जाएगी, तो इसको लेकर अभी कोई ऐसा एक निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है जिसे पुख्ता तौर पर यह कहा जाए कि नहीं भाई ये शिफ्टिंग होने वाली है। सिर्फ कयासबाजी के आधार पर है अभी ये सब कुछ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई। हमारे साथ दीपक रावत भी जुड़े हुए हैं, प्रतिक्रिया ले लेते हैं यूकेडी प्रवक्ता की भी। दीपक जी, क्या कहेंगे? देखिए सोनी जी, ये इस प्रदेश की विडंबना है कि जिसका ये स्वप्न था इस प्रदेश का बनना, और इस प्रदेश में पिछले 24 साल से शासन उन पार्टियों ने किया है जिनका ये सपना था ही नहीं या उदाहरण थी ही नहीं कि ये पृथक राज्य बने। और उसी का ये कारण है कि इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई साहूकार नहीं है कि यहाँ पर कौन सी नवरत्न कंपनी आती है और कौन सी नवरत्न कंपनी यहाँ से पलायन करती है। यहाँ तो व्यक्ति पलायन कर चुका है पहाड़ों से, तो आप यहाँ की जो बड़ी अच्छी कंपनियां हैं वो अब पलायन की तरफ मूव कर रही है, गुड़गांव की तरफ। जहां तक मेरी जानकारी है शायद वो गुड़गांव की तरफ अपना वो बनाना चाह रहे हैं निदेशालय। मैं आपको सोनी जी जानकारी दे दूं, थोड़ा सा समय दीजिएगा मुझे जी। उत्तराखंड आंदोलन जब चरम पे था, मुझे नहीं लगता है कि पैनल में बैठे हुए कोई लोग होंगे जिन्होंने उत्तराखंड आंदोलन में उस समय सक्रियता निभाई होगी। अगर होगी तो बहुत अच्छी बात है। यूकेडी से बेहतर मुझे लगता है किसी ने नहीं निभाई। ये बात अलग है कि जानकारी सभी रखते हैं। नहीं, मैं आपको जानकारी देता हूँ, बताता हूँ, इसीलिए मैं बताना चाह रहा था। उत्तराखंड आंदोलन जब चरम पे था 93-94 में, और यहाँ पर लगातार 2-2, 3-3 महीने तक सरकारी ऑफिस बंद किए जाते थे आंदोलन में, पूरे आंदोलन में। उस समय ये बात उभर के आई थी कि लगातार वैश्विक स्तर में ओएनजीसी को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो ये चर्चा तब आई थी कि शायद ओएनजीसी यहाँ से शिफ्ट करने की सोच रहा है, क्योंकि भविष्य में उत्तराखंड बनेगा इसकी कोई संभावना नहीं थी। और लगातार यहाँ पर सरकारी प्रतिष्ठानों को लगातार बंद किया जा रहा था। मैं आपको आज से 25-30 साल पहले ले जा रहा हूँ। और वहां पर ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, और ये तब जब ये शंका जब पैदा हुई कि ओएनजीसी यहाँ से शिफ्ट करना चाह रही है, क्योंकि 6-4 महीने तक सारे सरकारी प्रतिष्ठान बंद रहते थे, चाहे आईआईटी हो, ओएनजीसी हो, जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान थे बिल्कुल आंदोलनकारी बंद करा देते थे। उस समय जब 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बनता है, ओएनजीसी उससे पहले ये निर्णय ले चुका था कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि मुझे भी शायद लग गया था कि उत्तराखंड बनने वाला है। उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया अपना, लेकिन आर्थिक रूप से उनको नुकसान होता था, लेकिन वो साथ जरूर देते थे। अब आप देखिए विरोधाभास देखिए, वो उस टाइम तो आंदोलन का काल था, उस टाइम तो आंदोलन के काल में माना जा सकता था। आज ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई है कि जो ओएनजीसी को उत्तराखंड से शिफ्ट होकर कहीं बाहर जाना पड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो इन्वेस्टर समिट करा रही है 2018 का और 2023 का जो आपने देखा। तो ये कैसा विरोधाभास है कि जो लगी लगाई बसी बसाई जो कंपनी है वो यहाँ से विपरीत परिस्थितियां, ऐसी कौन सी विपरीत परिस्थितियां पैदा कर रही है सरकार कि उसको यहाँ से उठ के बाहर जाना पड़ रहा है। और ये सब जगह दिखाए जा रहे हैं कि बाहर की कंपनियां इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तराखंड में आएंगी। ये विरोधाभास नहीं है तो क्या है? अब थोड़ा एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी जो विकट स्थिति में है वो यहाँ की जनता है, और जो जिन पे प्रश्न उठाती है वर्तमान सरकार है। 2018 का इन्वेस्टर समिट हुआ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया।
एक आप मुझे बता दीजिए कि 2018 का, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। आप ही के माध्यम से और इनके प्रवक्ता के माध्यम से जनता में इन्होंने बोला। आप मुझे बताइए, जब 2023 में इन्होंने दोबारा समिट करा, प्रधानमंत्री जी को बुलाया और मुख्यमंत्री बदल गए हमारे दामी जी, तो क्या इन्होंने 2018 के समिट का श्वेत पत्र जारी करा? जो पुराना हमारा समिट हुआ था 2018 का, उसमें कितना काम हो चुका है और कितना रह गया है? चलिए, श्वेत पत्र की मांग तो लगातार विपक्ष भी करता आ रहा है। बिल्कुल, आपने जो इन बातों का जिक्र किया है इसका जवाब भी लेंगे। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, नवीन परशाले जी। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इन सभी सवालों के जवाब आपसे लेंगे। प्रतिक्रिया ले लेते हैं कुलदीप राणा जी से। पहले कुलदीप राणा जी, क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि 18 से 24 तक का जिक्र अभी यूकेडी प्रवक्ता का आप सुन पा रहे थे कि भाई 75,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ, एमओयू साइन हुए। अभी अगर ताजा आंकड़ों का जिक्र किया जाए, जो इन्वेस्टर समिट हुई 3.5 लाख करोड़ के एमओयू साइन हुए, 44,000 करोड़ की ग्राउंडिंग हुई। ग्राउंडिंग रिपोर्ट कुछ आपसे कह रही है क्या? कुछ हुआ? लगता है कि आने वाले समय में जो है बाहर आने वाली है और बेरोजगारी दूर होने वाली है, ऐसा कुछ नजर आ रहा है? देखिए सोनी, उत्तराखंड में जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसको लेकर के चर्चाएं तमाम रही। आज भी चर्चाओं का बाजार गर्म है और वो इन्वेस्टर समिट सफल हो, ऐसा उत्तराखंड का प्रत्येक उत्तराखंड वासी चाहता है। उसके मन में ये इच्छा है कि ये इन्वेस्टर समिट सफल होना चाहिए, क्योंकि इसकी सफलता और असफलता सिर्फ सरकार पर ही या राजनीतिक दलों को ही इसका नुकसान नहीं होगा। इसकी सफलता का लाभ राज्य को मिलेगा, इसकी असफलता का नुकसान भी राज्यवासियों को भी उतना ही भुगतना पड़ेगा। ठीक, तो हम भी इसकी सफलता की कामना करते हैं। जहां तक 3 लाख करोड़ के एमओयू साइन होने की बात थी, ये चीज़ें तो हमेशा रहती हैं कि एमओयू साइन होते हैं, कंपनियां अपने अपने चीज़ों को, क्योंकि कंपनियों के अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसके हिसाब से वो चीज़ों को देखती है कि भाई कौन सा राज्य उसके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। क्या वहाँ पे ट्रेंड मैन पावर है, क्या वहाँ पे लैंड बैंक वगैरह की सुविधा है, क्या पे वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है ना। ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं और उसके अलावा उसके बाद रॉ मटेरियल उस क्षेत्र में उसको किस तरह से मिल पाएगा, है ना। तो और सबसे बड़ी चीज़ कि उस राज्य की जो पॉलिसी है वो उसके लिए कितनी हेल्पफुल साबित होगी। क्योंकि आपको ध्यान होगा सोनी कि देश में इन्वेस्टर समिट की जो शुरुआत है वो सबसे पहले जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और गुजरात को इसमें वो काफ़ी आगे तक लेकर के गए थे। और आज जो गुजरात की इकोनॉमी बढ़ी है उसमें इसकी बड़ी भूमिका रही है। कई बड़ी इंडस्ट्रियां उस समय यहाँ से निकल करके देश की कोई बड़ी इंडस्ट्रियां गुजरात गई थी। एक बड़ा प्रकरण हुआ था पश्चिम बंगाल में, जिसमें सिंगूर में टाटा नैनो को लेकर के, ठीक है। उत्तराखंड सरकार ने उस समय इंटरेस्ट नहीं दिखाया उसमें, क्योंकि टाटा उत्तराखंड आना चाह रहे थे और गुजरात के मुख्यमंत्री ने तत्काल उसको लपक लिया, उसका लाभ देखा, उसके प्रदेश के लिए हित देखे, उन्होंने तत्काल उसको लपक लिया और 1 रुपए की दर से उन्होंने वहाँ पर जमीन उनको दी। आज टाटा का सबसे बड़ा संस्थान वहाँ पर है और एक बड़ा टेक्निकल हब भी वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया है। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो राज्य सरकार की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करती हैं, उसकी ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंड करती है कि वो अपने इन्वेस्टर्स के लिए किस तरह का एक ग्रीन कॉर्पेट वहाँ पे बिछाती है। बिल्कुल ठीक। अब जहाँ तक 40,000 की ग्राउंडिंग की बात है, ये बात निकल करके आ रही है कि हाँ ये ग्राउंडिंग हुई है। हालांकि किसी भी चीज़ के एस्टेब्लिश होने में थोड़ा समय लगता है। राज्य में हम भी देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ें तो दिखाई दे रही हैं और वो आशा भी जगा रही हैं कि अगर शुरुआत हुई है तो शायद ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये कारवां आगे बढ़ेगा। ठीक, लेकिन कितना आगे बढ़ेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। भी करना चीज़ों होगा, को टेक्निकली कंप्लीट होने में और धरातल पर उभरने में समय लगता है। जी बिल्कुल। नवीन परशाले जी जुड़ चुके हैं, जवाब ले लेते हैं क्योंकि विपक्ष के भी कई सवाल हैं भाई। जैसा कि मंजू त्रिपाठी जी ने कहा और साथ ही यूकेडी प्रवक्ता भी लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई इससे पहले भी 18 से 24 तक के आंकड़े उन्होंने दिए और कहा कि भाई पहले भी एमओयू साइन हुए, लेकिन उस लिहाज से देखा जाए तो जमीनी स्तर पर
कितने आयाम स्थापित किए गए, कितनी कंपनियां लगाई गई। और अब जो अहम सवाल आ रहा है विपक्ष का वो ये नवीन प्रशाली जी की भाई अच्छी बात है कि नए व्यापार के आयाम स्थापित किए जाएं ताकि बेरोजगारी दूर हो, ये बेहतर एक स्टेप है, लेकिन जो कंपनियां हैं पुराने जो उद्योग हैं आखिर उनको लेकर जो शिफ्टिंग की बात चल रही है उससे ऐतराज है। देखिए सोनी जी, जहां तक सवाल है उत्तराखंड के विकास की, उत्तराखंड में औद्योगिकरण की, तो उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा पिछली बार एक बड़ा इन्वेस्टर समिट यहां पर हुआ और जिसमें 2.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट का जो लक्ष्य रखा था वो बढ़कर 3,56,000 करोड़ हुआ और उसमें से लगभग 1 लाख करोड़ के एमओयू सरकार ग्राउंडिंग कर चुकी है, इसको धरातल पर उतार चुकी है। जहां जहां से एनओसी आनी है उस पर काम हो रही है, उन जगहों पर काम हो रहा है और उन जो भी बाधाएं बीच में आ रही है उनको सारा क्लियर करने के लिए सरकार के निर्देश हैं और मुख्य सचिव भी इस कार्य के लिए लगे हैं और इसका वीकली और मंथली बेसिस पर। तो कह रही है भाई जहां पर आपने धरातल पर काम किया वो फिलहाल ग्राउंडिंग रिपोर्ट उनको नजर नहीं आ रही है। देखिए विपक्ष को नजर कुछ भी नहीं आ रहा। विपक्ष को तो केवल उत्तराखंड के विपक्ष की अगर बात करें तो उनको उत्तराखंड की बुराई के अलावा कुछ भी नहीं आता। 4 धाम यात्रा चल रही है, उसके अपने दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं और यात्रा को सफल होते हुए नहीं देख पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर जो विपक्ष नहीं देख पा रहा, नहीं पचा पा रहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफलता को। लेकिन मैं ये बात करूं कि जहां तक अभी ओएनजीसी की बात चल रही है कि ओएनजीसी शिफ्ट हो रहा है, पहले तो अभी हुआ नहीं है। अगर ओएनजीसी शिफ्ट होता है तो यहाँ पर दूसरे ऑफिस भी आ रहे हैं। कोस्ट गार्ड का ऑफिस हमने यहाँ पर खोला है अभी, जबकि कहाँ कोस्टल एरिया कहाँ पर है? कोस्टल एरिया ओएनजीसी और नवरत्न जैसी कंपनियों को शिफ्टिंग के पीछे की वजह बता पाएंगे क्या नवीन जी? क्या वजह जो ओएनजीसी के विभागों और अनुभागों को शिफ्ट करने की चर्चाएं जोरों पर है? उत्तराखंड का हृदय देहरादून हो सकता है, लेकिन देखिए मंजू जी, देश काल परिस्थिति की वजह से कोई भी अपना ऑफिस कहीं भी शिफ्ट कर सकता है और सरकार उसमें पूरी कोशिश कर रही है कि यहाँ पर रहे। हमारी सरकार की पूरी कोशिश है कि ओएनजीसी यहीं पर रहे। सरकार उसके लिए पैरोकारी कर रही है, सरकार उसके लिए एफर्ट कर रही है। अभी तो गया नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑफिस जाता भी है तो जमीन यहीं पर है, बिल्डिंग यहीं पर है, दूसरा ऑफिस उसका आएगा तो कुछ न कुछ तो वहां पर रहेगा। मैंने कहा कि उदाहरण दिया, हमारी सरकार ने यहाँ पर कोस्ट गार्ड का ऑफिस खोला है। कोस्ट गार्ड कोस्टल एरिया है तमिलनाडु में और बंगाल में, केरल में। जब वहां के कोस्ट गार्ड का ऑफिस यहां पर आ सकता है तो हमारी सरकार दूसरे ऑफिस को भी लाने की यहाँ कोशिश कर रही है। ओएनजीसी नहीं जाएगा, पहले हमारी कोशिश ये रहेगी। लेकिन जहां तक सवाल है उत्तराखंड के विकास का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है 2025 तक उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने। उस लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं और उसी के तहत सारा काम हो रहा है। तो जो इन्वेस्टर समिट है इस पर थोड़ा सा विपक्ष को पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव उसको नजरिए से इसको देखना चाहिए और जो अभी इतने कम समय में 1 लाख करोड़ का जो ग्राउंडिंग हुई है उसको सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कोई मामूली बात नहीं है कि बहुत कम समय में जो ग्राउंडिंग हो रही है उसको देखना पड़ेगा और उसकी प्रशंसा तो करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रयासों का, केंद्र सरकार का जो एफर्ट है। केंद्र सरकार के विशेष फोकस में उत्तराखंड रहता है। माननीय मोदी जी ने खुद कहा है कि जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिस प्रकार से सौगातें, जिस प्रकार से उनका विजिट यहाँ पर रहता है एक छोटे से राज्य में, तो अपने आप में सराहनीय है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार का धन्यवाद जनता कर रही है, इसीलिए यहाँ पर सरकार रिपीट की गई है। अब विपक्ष को यह है कि विपक्ष को बेरोजगार कर दिया है जनता ने, इसलिए विपक्ष अपना रोजगार यहाँ पर नहीं ढूंढ पा रहा है। लेकिन उत्तराखंड के नौजवानों के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए हमेशा यहाँ पर रोजगार के कहा जाए, इसीलिए बेरोजगारों की चिंता विपक्ष को सताने लगी है। क्यों मंजू जी, क्या लगता है अब बेरोजगारी उत्तराखंड में दूर होगी? हंसी आ रही है मुझे, बड़े की अग्रणी राज बना रहे, ये बना रहे। 2018 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी यही कह के इस जनता को ठगा था, इस राज्य की जनता को ठगा है। क्या हुआ? क्या धरातल पे हुआ? एक औली में एक उद्योगपति ने शादी की, यही इन्वेस्टर समिट में हुआ। अभी 200 करोड़ का जो है इन्वेस्टर समिट किया गया ज्वलंत में, और मोदी जी क्या जुमलेबाजी करके गए, वेडिंग डेस्टिनेशन। यहाँ की आबो हवा भी सत्यानाश कर दी गई है। और वही है ना कि खोदा पहाड़ मंजू जी, आपकी समझ में ही नहीं आएगा कि मोदी जी आदि कैलाश में अगर खड़े हुए तो दुनिया के लोगों ने सर्च किया आदि कैलाश को। अगर आज मानस खंड को डेवलप करने की बात हो रही है, केदारखंड को डेवलप किया है, 4 धाम यात्रा सड़कें यहाँ पर बनी है, रेल लाइन यहाँ बिछ रही है, तो आपको उसी बात से ईर्ष्या क्यों है? क्या कांग्रेस ने आजादी के बाद 1 मीटर रेलवे लाइन भी यहाँ पर बिछाने का काम किया? मेरे को बता दीजिए, कांग्रेस के समय में कांग्रेस की सरकार 60-65 साल रही, क्या आपने 1 मीटर? नवीन प्रशाली जी,
अगर उत्तराखंड को विकसित बनाना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, सुनिएगा मंजू जी, एक मिनट आपका रुख कर रहे हैं। नवीन प्रशाली जी, नवीन प्रशाली जी, यहाँ बिछाई गई उसका नाम बताइए। रेल कौन लेके आया? नाम बताइए। अंग्रेज लेके आए थे यहाँ पर, अंग्रेज लेके आए थे। अगर 1 मीटर भी आपने कहीं पर रेल लाइन बिछाई हो तो आप उस जगह का नाम बता दीजिए मुझे। जो है नहीं, ठीक है, आप इस चैनल पर नाम। मंजू जी और नवीन जी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो रहा है। ब्रेक से जब वापस लौटेंगे, क्योंकि उत्तराखंड को, पूरे उत्तराखंड का विकास होना चाहिए, और अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष उत्तराखंड का विकास निहित करता है या उसी नीति के साथ आगे बढ़ता है, तो सिर्फ देहरादून ही क्यों, सारे जो एक विकसित और विकास जो है वो क्या सिर्फ देहरादून में ही दिखना चाहिए, पूरे उत्तराखंड में नहीं दिखना चाहिए? इसी को लेकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं एक नए निवेश को लेकर कि आखिर ग्राउंड में क्या कुछ निवेश किया जाता है, कौन सी नई कंपनियां स्थापित की जाती हैं और कितनी बेरोजगारी दूर होगी, क्योंकि बेरोजगारी भी विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा है जिसे वो जोर शोर से उठाता हुआ नजर आ रहा है और इसको लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। कुलदीप राणा जी का रुख करेंगे और इसके बाद नवीन प्रशाली जी का। कुलदीप राणा जी, अगर देखा जाए क्योंकि निवेश हुआ, MOU साइन हुए, धरातल पर भी इन्वेस्ट किया गया, और जैसा कि अभी ONGC और नवरत्न कंपनी को लेकर शिफ्टिंग की बात चल रही है कि भाई आने वाले समय में हो सकता है कि शिफ्ट कर दिया जाए इनके विभाग और अनुभागों को, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। लेकिन अब क्या लगता है, इन निवेशों से उत्तराखंड की तस्वीर बदलेगी, विकास की बहार आएगी, बेरोजगारी दूर होगी? देखिए सोनी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस राज्य जो है, राज्यवासी इस निवेश को लेकर के बड़े आशान्वित हैं। हालांकि वो आशान्वित 2018 के निवेश को लेकर के भी थे, जो भाजपा की ही त्रिवेंद्र रावत सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट किया था, उस दौरान जो उनके कमिटमेंट थे उनको लेकर के भी आशान्वित थे। क्योंकि ये ऐसे एक तरीके से आयोजन है या एक ऐसी इस तरीके की पॉलिसी है जो लोगों में आशा जगाती है। और क्योंकि भारतवासी बड़े आशाजनक लोग हैं, आशान्वित और अपनी सरकारों के प्रति आशान्वित रहते हैं कि हाँ इस तरह की चीजें कुछ आए। क्योंकि जैसा अभी मैं UKD के प्रवक्ता को सुन रहा था, हालांकि वो चीजों को लेकर के बड़े उसमें कह गए कि भाई शायद ही कोई यहाँ पे बैठा व्यक्ति उत्तराखंड आंदोलन में रहा होगा। खैर ये उनकी अपनी सोच हो सकती है, उन्होंने कब कहाँ लड़ा आंदोलन, खैर वो तो वही जानते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं सभी ने उत्तराखंड का आंदोलन लड़ा है। हम भी उस वक्त स्कूल कॉलेजों में थे, हम लोगों ने भी लाठी खाई है और हमारे शिक्षक भी उसमें घायल हुए हैं, तमाम सारी चीजें हैं। खैर लेकिन क्योंकि उत्तराखंड राज्य की अवधारणा ही यही थी कि जरूरत ही इसी चीज को लेकर के थी कि उत्तराखंड जो पेंशन प्रदेश है इस छवि से बाहर आए, यहाँ पर रोजगार स्थापित हो, यहाँ पे नौकरियाँ लगें, यहाँ के सरकारी संस्थानों में यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, यहाँ जो अन्य कंपनियाँ जो होती हैं देश की प्राइवेट सेक्टर की, वो कंपनियाँ यहाँ पर आएँ और उन कंपनियों में यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। ठीक, इसकी शुरुआत जब 2002 में राज्य में पहला विधानसभा गठित हुई, जिसके मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जब मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री को लाने का प्रयास भी किया। और आज अगर उत्तराखंड में आप जो स्थायी इंडस्ट्री देख रहे हैं वो नारायण दत्त तिवारी जी की ही देन है। ठीक, लेकिन उसके बाद सरकारों ने ये प्रयास जरूर किए, लेकिन उनके प्रयास उतने उस स्तर पर फलीभूत नहीं हो पाए जिस स्तर पर लोगों की अपेक्षा थी, और यहाँ तक कि स्वयं सरकार की भी अपेक्षा थी कि वो चीजें उस तरीके से निकल करके आए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ में जरूर मिलता है। लेकिन अभी जिस तरह के हालात देखने में आ रहे हैं, क्योंकि 2013 की आपदा के बाद उत्तराखंड को लेकर के लोगों का दृष्टिकोण बदला है चीजों को लेकर के। ठीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री नई आशाएं जगाते हैं, मोदी जी उत्तराखंड आते हैं, जहां जहां चीजों को लेकर के वो जाते हैं उनको एक तरीके से नई ऊर्जा से मिलती है और चीजें बदलती हैं, वो दिख रही हैं।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनसे पहले ये यात्राएं नहीं थी या यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नहीं थी, लेकिन उनके आने के बाद वो चीज़ें सकारात्मक रूप से बदली हैं, ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए हमें। लेकिन अगर स्थानीय सरकार की बात करें तो स्थानीय सरकार की जो दूरदर्शिता है वो अब कहीं ना कहीं कटघरे में आ रही है चीज़ों को लेकर के, क्योंकि लगातार सवाल उठते जा रहे हैं। और अब सरकारों को चाहिए कि क्योंकि पिछले कुछ समय में जिस तरह से उत्तराखंड में हुआ है, यहाँ पे चाहे वो स्टूडेंट्स यूनियन के स्टूडेंट्स की यहाँ पे हड़ताल रही हो, उनका एक तरीके से प्रोटेस्ट रहा नौकरियों को लेकर के, बिल्कुल, जिसमें पीसीएस की परीक्षाओं को लेकर के, वायु के ट्रिपल एससी की परीक्षाओं को लेकर के रहा। तो ऐसे ही अब जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लेकर के भी युवाओं के मन में ये संदेह धीरे धीरे पनपने लगा है, और सरकार को कोशिश ये रखनी चाहिए कि चीज़ें उससे पहले ये सफल हो जाएं। हालांकि अभी इन्वेस्टर समिट को बहुत ज़्यादा समय हुआ नहीं है, 6-8 महीने का समय हुआ है, और सरकार ने कहा कि उसको 40,000 करोड़ की उसकी ग्राउंडिंग उसकी हुई है। तो ऐसे में अब वो चीज़ें धरातल पर दिखे, बिल्कुल, जो बात उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहनी पड़ रही है या कागजों में कहनी पड़ रही है या जो बातें हम अखबारों में पढ़ रहे हैं, वो चीजें अब धरातल पर दिखें। उत्तराखंड के 40,000 करोड़ की ग्राउंडिंग में कम से कम कुछ तो वो चीजें धरातल पर दिखनी चाहिए, और वो बेरोजगारी कम होनी चाहिए। युवा जो हैं बेसिकली जो बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करने पर या नारेबाजी करने पर मजबूर होते हैं, तो उन्हें संतुष्टि हो इस बात की कि नहीं, धरातल में फिलहाल ये काम किया गया और ये दिखाई दे रहा है, और एक नए स्रोत जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ यूकेडी प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, दीपक रावत जी। दीपक रावत जी, क्या लगता है अब अंकुश लगेगा बेरोजगारी पे? देखिए, बेरोजगार तो टकटकी लगा के वर्तमान सरकार के पास देख रहा है कि वर्तमान सरकार उनके लिए किसी परिस्थितियां पैदा करेंगी कि वो रोजगार होंगे। लेकिन जिस हिसाब से जो आज का आपका जो टॉपिक रखा हुआ है, जब बसी बसाई कंपनियां ही यहाँ नहीं रह रही हो, तो आप नहीं, उसको लेकर नवीन प्रशाली जी ने कहा ना कि भाई अगर ओएनजीसी, हालांकि उत्तराखंड के विकास में इस कंपनी का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है आर्थिक स्थिति को सुधार पाने में, लेकिन अगर इसको शिफ्ट किया जाता है तो उसकी जगह में एक दूसरी कंपनी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। जुमलों की सरकार और जुमलों का आश्वासन ये देंगे। अरे जब ये इस प्रदेश में नहीं थे तब तो ओएनजीसी इस प्रदेश में थी। इनको क्या लगता है कि ओएनजीसी जैसी बड़ी कंपनी को रिप्लेस करके कोई दूसरी कंपनी आ जाएगी? क्या बोलते क्या ये लोग? ये किस तरह का विचार रखते हैं? अरे आपने पिछले जब से आपने सरकार संभाली है तब से कौन सी बड़ी कंपनी ले आए हैं? ऐसी कौन सी बड़ी हजारों टर्नओवर जिसका वो टर्नओवर रहा हो ओएनजीसी का, तो चलिए आप विश्व में ख्याति प्राप्त है। आप कितने आसानी से आपने कह दिया इस बात को कि एक चली जाएगी तो दूसरी आ जाएगी। इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रहेगी। आप पहले अपने 2018 राहुल जी, आप जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर आप बताने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल मैं बताऊंगा, अगर आप बोलेंगे गलत बोलेंगे तो मेरे को रोकना पड़ेगा आपको। आप कुछ ही बोल देंगे। ठीक है नवीन प्रशाली जी, इस बात का जवाब लेते हैं आपसे, बात पूरी होने दीजिए। कुछ बोलेंगे तो मुझे वहां पर बोलना पड़ेगा। जवाब आपको ही देना है। आपकी पार्टी और आपकी पार्टी का इस उत्तराखंड के विकास में कोई योगदान नहीं है। इस उत्तराखंड की जनता ने थोड़ा बहुत मौका आपको दिया था, आपने वो मौका भी गंवा दिया। तो ऐसी पार्टी जब बोलती है तो उतना अच्छा नहीं लगता। आप अपने समय पे बोल रहे थे ना। नवीन प्रशाली जी, बात पूरी हो जाए, मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं आप। नवीन प्रशाली जी आपसे ही जवाब लेना है, बात पूरी हो जाए इसके बाद आपसे जवाब लेते हैं। दीपक रावत जी की आवाज को थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाया जाए। रावत जी, क्या ओएनजीसी इस प्रदेश को चला रही है? आप मुख्यमंत्री जी का रिकॉर्ड देख लीजिए, आप धामी जी का रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 21 सालों में, पिछले 20-21 सालों में सभी सरकारों ने जितने रोजगार नहीं दिए उतने अकेले मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। क्या आप इस विषय में डेटा आपको पता है? क्या आपको ये पता है कि मुख्यमंत्री धामी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले मुख्यमंत्री हैं? क्या पता है आपको? क्या पता है? खाली टेलीविजन पर आकर कुछ भी बोल देना। ठीक है, सरकार की दीपक रावत जी और नवीन प्रशाली जी इस बात का जवाब आपसे लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं और मंजू त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। इतने काम चल रहे हैं, नवीन प्रशाली क्या भूमिका आपकी? नवीन प्रशाली जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? विकास में आप ये बताइए, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, आपका क्या योगदान है इस प्रदेश के विकास में? अरे राहुल जी बताइए तो सही, क्या विकास में योगदान? दीपक रावत जी आपकी बात खत्म हो गई। दीपक रावत जी आपकी बात खत्म हो गई। नवीन प्रशाली जी को आवाज मिल पा रही है मेरी?
व्यक्तिगत मत आइए। नवीन प्रशाली जी, आपसे मेरा सवाल है, सवाल सुनिएगा, आपसे मेरा सवाल है कि बेरोजगारी अगर दूर हुई, पहले से बेहतर हालात हुए, बेरोजगारी को लेकर बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं युवाओं के लिए उपलब्ध कराए गए कि क्या, और अगर कराए गए तो फिर युवाओं में नाराजगी किस बात की देखने को मिली? जो लगातार विपक्ष ये सवाल उठाता रहा, विपक्ष कोई सवाल उठाता है तो आप लोग कहते हैं भाई ये आरोप है। और कौन सी कंपनी है जो ओएनजीसी को रिप्लेस करेगी, इसको लेकर कोई जानकारी हो तो प्लीज आप थोड़ा सा बताएंगे। देखिए सोनी जी, ओएनजीसी अपने कुछ विभागों को शिफ्ट करने की अगर सोच भी रही है, पहले मैं कह रहा हूं कि अभी ये हुआ ही नहीं है। पहले तो अभी से बिना मतलब उस पर राजनीति करना बेकार है। जो चीज नहीं है उस पर आप राजनीति पहले करने लग गए, आप भ्रांति फैला रहे हैं। ठीक है, हमारी सरकार पूरी कोशिश करेगी। दीपक रावत जी आते हैं, आपका रुख वापस से करेंगे। मैं बोल रहा हूँ कि हम रोकने का प्रयास पूरा करेंगे। अगर ओएनजीसी का कुछ विभाग शिफ्ट भी हो जाते हैं, कोई कंपनी अगर अपना विभाग शिफ्ट करना चाह रहा है तो उसको राजनीति का कोई विषय नहीं है। जो जगह जो जमीन हमारी खाली होगी उस पर हम कुछ न कुछ करेंगे। अगर कोई बेहतर कंपनी है, अगर कोई बेहतर कंपनी है, आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, विकास के लिहाज से देखा जाए वो बेहतर, हालांकि अभी ये कोई पुख्ता नहीं है कि शिफ्ट ही कर दिया जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष के सवाल के आधार पर ये चीज पूछी जाए। कुलदीप राणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं जी। कुलदीप जी। देखिए सोनी, मैं बीच में इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता ने जो बात कही, उन्होंने संशय को और बढ़ा दिया है ओएनजीसी को लेकर के। ओएनजीसी कोई कंपनी मात्र नहीं है, उत्तराखंड में ओएनजीसी मात्र एक संस्थान नहीं है जो किसी जगह पर स्थापित हो। बिल्कुल। जब ये राज्य नहीं था, जब उत्तराखंड राज्य नहीं बना था, उससे पहले जब ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था, तब से ओएनजीसी देहरादून में है। इसकी शुरुआत ही देहरादून से हुई है, तेल एवं प्राकृतिक गैस कंपनी की। दूसरी बात यह है कि ओएनजीसी से जो बड़ी बात है, राज्य सरकार को क्यों फायदा या क्यों नुकसान है, या राज्य को क्या फायदा या क्या नुकसान है। देखिए, ओएनजीसी देश की महारत्न कंपनियों में से एक है। बिल्कुल। भारत में इस समय 12 महारत्न कंपनियां हैं, 13 नवरत्न कंपनियां हैं और 62 के करीब मिनी रत्न कंपनियां हैं। ये उत्तराखंड का सौभाग्य है कि उत्तराखंड में महारत्न कंपनियों में से 2 कंपनियां बिल्कुल जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, जिनमें एक ओएनजीसी है और दूसरा बीएचईएल है जो हरिद्वार में है। ठीक है, अब ओएनजीसी से जो टैक्स केंद्र सरकार प्राप्त करती है, लगभग 8,000 करोड़ का टैक्स केंद्र सरकार को इससे प्राप्त होता है। ठीक, इस 8,000 करोड़ के टैक्स में जो उत्तराखंड का हिस्सा है, जो एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लगभग 10 से 15% का जो हिस्सा होता है, वो राज्य सरकार को प्राप्त होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि 8,000 करोड़ में अगर 15% भी होगा तो कम से कम 9 से 10,000 करोड़ का ये टैक्स जो है ये राज्य सरकार को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इतना टैक्स कहीं से किसी क्षेत्र से राज्य सरकार को प्राप्त नहीं होता, राजस्व कहीं प्राप्त नहीं होता। बिल्कुल। अगर ये एक साथ ये चीजें अगर यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गई, और ऐसा भी नहीं है कि ये सवाल भाजपा की सरकार के कार्यकाल में ही हुआ हो, इससे पहले भी जब राज्य में तिवारी जी की सरकार हुआ करती थी 2006 में, तब भी ये सवाल उठा था। ठीक है, और एनडी तिवारी जी ने ये राज्य इनके कर्मचारी यूनियंस के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री, स्वाभाविक सी बात है कि भाई सूबे के मुख्यमंत्री को ही पत्र लिखेंगे और उन्हीं के पास जाएंगे। वो उनके पास गए थे और वहां जाकर के उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद ये चीजें रुक गई। तो ऐसा नहीं है कि ये भाजपा के शासनकाल में ही ये सवाल उठ रहा हो या ये शिफ्टिंग की बात हुई हो। बिल्कुल ठीक, हाँ इतना जरूर है कि 2 बार ऐसा हुआ है पिछले 5-7 सालों में, जिनमें 2018 में भी ये बात उठी थी कि देहरादून से जो ओएनजीसी का परमानेंट अकाउंट नंबर है, पैन नंबर है, स्थायी खाता संख्या जिसको हम कहते हैं, इसको दिल्ली शिफ्ट करने की बात हो रही थी। और इसको लेकर के ओएनजीसी के अधिकारियों ने जो मुख्य आयकर आयुक्त है उनको पत्र भी लिखा था। ठीक, अब अगर पैन नंबर अगर देहरादून से शिफ्ट हो जाता तो उसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता वो राज्य सरकार को होता, क्योंकि फिर वो जहां शिफ्ट हो जाता वो टैक्स उस राज्य को प्राप्त होता, वो राजस्व का लाभ उस राज्य को होता। ठीक है, तो उसके बाद त्रिवेंद्र रावत सरकार ने इस पे लिखा, तत्कालीन जो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस चीज को क्लियरफाई किया कि नहीं ऐसा नहीं होगा और चीजें हो गई। अभी भी, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरा जो घर है वो ओएनजीसी के पास ही है जी, तो मैं रोज वहीं से मेरा गुजरना होता है, तो मैं चीजों को देखता हूँ। पिछले 5-7 सालों में ओएनजीसी ने कई नए निर्माण यहाँ पे किए हैं।
कई नए ऑफिस खोले हैं यहाँ पे देहरादून में, अपने कई नए भवनों का निर्माण किया है और कई नए आवासीय भवनों का भी वो यहाँ पे निर्माण करने जा रही है। ठीक है, तो ऐसे में ये सवाल कि अगर ये उठ रहा है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें देखने वाली बात ये होगी कि क्या ओएनजीसी इस तरह के किसी प्लान को लेकर के बात कर रही है। अब अभी तक हमारे पास आधिकारिक कोई बयान इस तरह का ओएनजीसी की तरफ से भी नहीं है कि हाँ हम शिफ्ट कर रहे हैं या हमारी प्लानिंग का हिस्सा है, क्योंकि वो उनकी कर्मचारी यूनियन ने ये बात कही है। और हो सकता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता इस बारे में ज्यादा बेहतर बता सके, क्योंकि जो उनकी पार्टी के एक नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, वो ओएनजीसी की जो कर्मचारी यूनियन है उसके अध्यक्ष भी हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि इनको कुछ बेहतर जानकारी पता हो, लेकिन इस तरीके के कोई इनपुट्स निकल करके नहीं आए हैं। अब दूसरा, अभी जो एक बात, अभी चीजें जो अजीब सी उलझती हुई दिखाई दी, क्योंकि मैंने ये बात इसलिए इंटरप्ट किया कि हम जो इस समय टीवी में डिबेट देख रहे हैं, इसको प्रदेश के लाखों लोग देख रहे होंगे। बिल्कुल कुलदीप जी, ऐसे में कोई कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए इस डिबेट के माध्यम से कि चीजें खराब हो जाएं। बिल्कुल ठीक। और जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता ने बात की कि अगर यहाँ से अगर शिफ्ट हो जाएगा तो वो जगह है, वहां पर कोई नई कंपनी आएगी, इस तरह से भाजपा ने प्रवक्ता ने कहीं ना कहीं एक संशय पैदा कर दिया कि क्या वास्तव में कंपनी जा रही है। बिल्कुल ठीक है, दूसरी ऑप्शन कटघरे में आएंगी अगर इस तरह की आसान नहीं होता। कुलदीप जी, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि भाई ओएनजीसी जिसको लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं शिफ्टिंग को लेकर, वो उत्तराखंड के विकास में एक अहम भूमिका रही इस कंपनी की, और इसे कौन सी कंपनी रिप्लेस करेगी भाई। तो उन तमाम कयासों को एक बल देते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से नवीन प्रशाली जी ने कह दिया कि भाई दूसरी कंपनी यहाँ पर स्थापित होगी और यहाँ पर तो कौन सी कंपनी है। इसलिए मेरा ये सवाल था नवीन प्रशाली जी से कि भाई कौन सी कंपनी रिप्लेस कर रही है। मंजू त्रिपाठी जी, हालांकि कुछ इनपुट अगर आपके पास हैं इसको लेकर आधिकारिक तौर पर स्पष्ट हो चुका हो तो भाई क्लियर कर दीजिएगा। देखिए, कुलदीप भाई ने जैसे कहा, बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो यूनियन के अध्यक्ष हैं हीरा सिंह बिष्ट जी, कई बार ओएनजीसी को शिफ्ट करने की जब बात आई तो उन्होंने पेट्रोलियम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा और राज्य के मुखिया को भी पत्र लिखा कि भाई ओएनजीसी जो है ये इस राज्य का, उत्तराखंड राज्य का हृदय है। उत्तराखंड का विकास ही, देहरादून का विकास ही ओएनजीसी की स्थापना के बाद ही हुआ है। देहरादून में जो कुछ भी है, सारी बड़ी संस्थाएं जो हैं देहरादून में है, चाहे वो आईएमए हो, चाहे वो वाडिया इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो इसरो का हो, चाहे ओएनजीसी हो। तो इस तरह की बातें, भाई किसी चीज को उखाड़ फेंकना आसान है, लेकिन उसका जो है लगाना, वृक्ष लगाना और उसकी देखभाल करना बहुत कठिन है। और यही देखिए कि सीधी सी बात कर लीजिए कि घर में अगर कोई नया बच्चा आता है तो हम उसके क्या दादा दादी को मार के फेंक देंगे या उनको घर से हटा देंगे? ये कांग्रेस की नीति नहीं रही है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा देश का और इस राज्य का विकास चाहती है कि भाई यहाँ पर रोजगार मिले। बिल्कुल, आपने इन्वेस्टर समिट कराया 2 बार, 2018 में कराया, अभी जो कराया इतना निवेश किया गया, हमने बिल्कुल उम्मीद की किरण देख रहे थे कि भाई रोजगार मिलेगा। लेकिन इस सरकार में यही होता है कि मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, बड़े बड़े भाषणबाजी करके जनता को लॉलीपॉप देके चले जाते हैं और धरातल पर कुछ भी नहीं हो पाता। बेरोजगारी चरम सीमा। आप देखिए कि इस सरकार ने सेना को भी नहीं छोड़ा। अग्निवीर देखिए कि किसी का पिता अगर ओएनजीसी में नौकरी कर रहा है, वाडिया में कर रहा है, कहीं भी कर रहा है, और पुत्र जो है सेना में भर्ती होता है 4 साल में वापस, पिता से पहले पुत्र घर वापस आ जाता है रिटायर होके। सेना की ओएनजीसी पर टिके रहो, ज्यादा बेहतर रहेगा। जिस जो टॉपिक है उस पर रहिए आप। नहीं, देखिए ये बात ओएनजीसी पर टिके रहो फिलहाल। नहीं, आपने जैसे कहा ओएनजीसी पूरे बिल्कुल नहीं, आप उसको गलत तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर ऐसा होने नहीं दूंगा। चलिए नवीन प्रशाली जी, इतना आक्रामकता अच्छी नहीं है आपकी। तो पार्टी फिर अनुशासन की बात करती है और बहुत कूल कहा जाता है। नवीन प्रशाली जी, आप मंजू जी की बात सुन रहे थे और विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि भाई सब कुछ जो है वो देहरादून लाने की ही कवायद क्यों की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ से। अच्छी तरह से चला सकता है। आप ये नहीं कह सकते मैं सेना के बारे में नहीं जानती हूँ। मैंने अपनी आंख ही खोली है सैन्य अस्पताल में। मेरा सेना के बारे में जान सकते हैं आप, लेकिन अग्निवीर योजना के बारे में आपकी समझ बिल्कुल ना समझी है, ना समझी। अग्निवीर हमारा
अग्निवीर योजना के बारे में अग्निवीर हमारा मुद्दा नहीं है। ऐसे तो तमाम मुद्दे निकलकर सामने आएंगे कि भाई चारधाम यात्रा को लेकर भी बात कर लीजिए। बहुत सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लगातार बातचीत होती भी रहती है, चर्चा भी होती रहती है। मंजू जी, फिलहाल आज का मुद्दा जो है उसी मुद्दे पर रहेंगे तो बेहतर रहेगा। नवीन पेशाली जी, देखा जाए लगातार ये भी कहा जा रहा है कि भाई सब कुछ देहरादून में ही क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, देहरादून को ही विकसित क्यों बनाया जा रहा है? देखिए सोनी जी, बिल्कुल मैं पहले तो ये क्लियर करना चाहूंगा कि अभी जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय हैं राणा जी, उन्होंने एक बात कही थी कि ओएनजीसी का जो परमानेंट अकाउंट है उसको शिफ्ट होने की बात की थी और हमारी सरकार ने उसको रोका था। ये बात सही है और हमारी सरकार ने उसको रोका भी। पहले तो ओएनजीसी शिफ्ट नहीं हो रही, हमें ये यहाँ पर इस डिबेट का लबोलुबाब ये होना चाहिए कि ओएनजीसी शिफ्ट नहीं हो रही है। अगर उसका कोई सेक्शन कहीं शिफ्ट हो रहा है तो दूसरा सेक्शन वहां पर वापस आएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपसी कोऑर्डिनेशन के लिए आपका भी चैनल है, तो आपका एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट आप ही दे रहे हो। अगर नहीं शिफ्ट हो रही है तो एक ही बात पर अड़िग रही है ना कि नहीं हो रही है, फिर आप इस बात का जिक्र क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर वो जाएगी तो दूसरी आएगी, तो इट मींस कि जाएगी। बात मंजू जी आप थोड़ा सा सुन लीजिए। मैंने ये कहा कि ओएनजीसी शिफ्ट नहीं हो सकती। अगर उसका कोई सेक्शन शिफ्ट हो सकता है तो उसका दूसरा सेक्शन वहां पर आएगा। वही जमीन है, वही ऑफिस है, वो अपना निर्माण कर रहे हैं, तो निर्माण यहां से जाने के लिए थोड़ा ना कर रहे। वो ओएनजीसी का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर में 50 डिपार्टमेंट उनके हैं। अगर कोई सेक्शन आपसी समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए दूसरे ऑफिस में जा रहा है तो वो देश की तरक्की के लिए जा रहा है। ओएनजीसी पूरे भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देती है, तो हमें उस तरह से उसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात अग्निवीर योजना की आप मंजू जी ने छेड़ दी। अग्निवीर योजना के लिए आप ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मोदी जी ने कोई आर्मी की नंबरिंग कम नहीं की है। आर्मी जितनी हमारे पास है उतनी ही आर्मी हमारे पास है। उसके अलावा इतना बड़ा क्षेत्र है, आज भारत विकसित भारत के एजेंडे को लेकर चल रहा है। देश की सीमाओं सवाल था ही नहीं मेरा आपसे, सवाल मेरा यही था कि भाई विपक्ष ये भी तो कह रहा है कि देहरादून को ही विकसित बनाने में जोर क्यों दिया जा रहा है, सब कुछ देहरादून में ही शिफ्टिंग को लेकर क्यों इतनी कवायद की जा रही है सत्ता पक्ष की तरफ? पूरा उत्तराखंड का विकास होना चाहिए। समझ में आएगा नहीं मंजू जी? आप उन देशों के बारे में जानते नहीं जहां पर मैंडेटरी सर्विस होती है आर्मी की। इस दुनिया में 16-17 देश हैं जहां पर हर युवा के लिए देश की सेवा करना मैंडेटरी है, अनिवार्य है। भारत में भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हमें अपनी इतनी बड़ी सीमाओं पर इतनी आर्मी नहीं लगा सकते। आर्मी की एक सीमा होती है, तो हमारा हर युवा अगर अपनी माँ भारती की रक्षा के लिए अगर सक्षम होगा तो इसमें क्या बुराई है? और बिल्कुल नवीन पेशाली जी, क्या आप जानते हैं भारतीय सीमाओं के बारे में आपकी जानकारी है? नवीन पेशाली जी सीमा के बारे में मंजू त्रिपाठी जी, में कितनी सीमा लगती है? आप दोनों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये मुद्दा है ही नहीं, अग्निवीर योजना को लेकर फिर कभी चर्चा कर लेंगे। मंजू त्रिपाठी जी, मंजू जी, भारत तिब्बत सीमा उत्तराखंड से मिलती है, कितनी है, कितने किलोमीटर की है? नवीन पेशाली किलोमीटर की सीमा है? नवीन पेशाली जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपके पास कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने के लिए, उसकी सफलता से ईर्ष्या करने के लिए आप टीवी चैनलों का दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रदेश की मंजू त्रिपाठी जी, आप अग्निवीर योजना पर उलझ कर रह गई हैं। पार्टी की सरकार कर सकती है। विपक्ष को भी ये तय करना होगा कि भाई कौन सा मुद्दा कब कहां किस मुद्दे पर बात करनी है। जिस मुद्दे पर हम डिबेट कर रहे हैं उसी मुद्दे पर रहें तो बेहतर रहेगा। मंजू त्रिपाठी जी और नवीन पेशाली जी, आपसे जो सवाल पूछा गया आप उसका जवाब दीजिए। कोई ऑफिस कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है और ऑफिस यहाँ पर आएंगे। हम अभी कोस्ट गार्ड का ऑफिस का उद्घाटन करने जा रहे हैं। यहाँ पर कोस्ट गार्ड का ऑफिस यहाँ पर आया है, कोस्टल एरिया यहाँ नहीं है, हम उनको भी यहाँ पर ला रहे हैं और भी ऑफिस यहाँ पर आएंगे। जो पूरा ये इन्वेस्टर समिट हुआ है इसका ये फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा इसका, और हमारे प्रदेश में इतनी नौकरी आएंगी, बाहर के लोग भी यहाँ पर नौकरी पा पाएंगे। वो उत्तराखंड की क्षमता हम बनाना चाहते हैं। ये कांग्रेस के विजन, कांग्रेस की सोच से ठीक है। कुलदीप राणा जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप राणा जी, आप जिस तरीके से सुन पा रहे हैं, आपस में उलझते हुए पक्ष और विपक्ष नजर आ रहे हैं। क्या लगता है जिस तरीके से कुछ नए ऑफिसेस बनेंगे, कुछ नई कंपनियां आएंगी, नया इन्वेस्टमेंट होगा उत्तराखंड में, तो आने वाले समय में उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाएगी? ऐसा कुछ आसार देख पा रहे हैं? देखिए सोनी, पहली बात तो ये है कि भारत के विकास के लिए अगर क्या किसी कंपनी को उत्तराखंड से शिफ्ट होना ही पड़ेगा?
क्या उत्तराखंड में रह करके उसका भारत का विकास में उस कंपनी की भूमिका नहीं होगी, ओएनजीसी की भूमिका नहीं होगी? खैर ये तो बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन और दूसरी इसका बात ये जवाब भी है कि मुझे नहीं लगता कि नवीन प्रशाली जी दे पाएंगे। बहुत जरूरत है ना। उत्तराखंड राज्य को रोजगार के क्षेत्र में और निवेश के क्षेत्र में इन तमाम सारी चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड से ओएनजीसी के अनुभाग यहाँ से शिफ्ट नहीं हुए हैं, शिफ्ट भी हुए हैं। यही कारण है कि 2800 कर्मचारियों से मात्र 1300 कर्मचारी रह गए हैं अब ओएनजीसी देहरादून में। ठीक है, तो हमें यह भी देखना होगा, थोड़ा सा गंभीरता के साथ देखना होगा। जहाँ तक बात यह है कि यहाँ पर अन्य कोस्ट गार्ड आ रहा है, सही अच्छी बात है, ये आनी चाहिए। सरकारों की तो ये जिम्मेदारियां ही हैं। इन्हीं चीजों के लिए तो जनता सरकार को मैंडेट देती है। और अभी तक जो बार बार अग्निवीर की बात हो रही है, केंद्र सरकार की योजना है चुनाव कल पूर्ण हो जाएंगे। अगर देश अग्निवीर की योजना को नकारता है तो मैंडेट से पता लग जाएगा हमें 4 तारीख को कि उसने स्वीकार किया या अस्वीकार किया। ठीक है, ये तो कांग्रेस जिस बात को लेकर के बातचीत चल रही है वो 4 तारीख को स्पष्ट हो जाएगी, है ना। लेकिन राज्य के लिए, राज्य के हित के लिए हमें थोड़ा सा दूरदर्शी और विराट दृष्टिकोण अपनाना होगा। हमें निवेश की जितनी ज्यादा जरूरत है उतनी ही ज्यादा यहाँ स्थापित कंपनियों को यहीं रोक के रखने की और यहीं उनके विकास की संभावनाओं को बढ़ाने की जरूरत है। और ये दोनों जिम्मेदारियां राज्य सरकार की होती हैं। इसमें जो भी सरकार इस समय, जो भी राजनीतिक दल इस समय सरकार में है, स्वाभाविक सी बात है कि उसी से सवाल पूछे जाएंगे और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो उन सवालों के जवाब दे, जनता को संतुष्ट करे। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समय देने के लिए। लेकिन सवाल यही बेहद महत्वपूर्ण की बेहतर बात है कि इन्वेस्टमेंट हो, नई कंपनियां आए, उत्तराखंड का विकास हो और तस्वीर बदले उत्तराखंड की। लेकिन जो पुरानी कंपनियां हैं उनको वहां पर स्थापित बनाए रखना भी सरकार की, यानी कि राज्य सरकार की एक अहम और बड़ी जिम्मेदारी है। क्या वो अपनी जिम्मेदारियों पर खरी उतर पाएगी? इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।